हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर है लॉस एंड अबॉन्डमेंट। अबॉन्डमेंट्स में लॉस और अबॉन्डमेंट्स में ये क्या बताना चाह रहा है, वो कहता है जो इंश्योरर होता है वो लायबल होता है लॉस जो भी उसके प्रॉक्सिमेटली कॉजेज़ के अंदर पर्ल से रिलेटेड जितने भी लॉस होते हैं, चाहे वो अनलेस हैं या अदरवाइज द पॉलिसी प्रोवाइड्स द एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अंदर जितने भी उसके लॉसेस होते हैं प्रॉक्सिमेटली उन सभी लॉसेस से रिलेटेड जो एक्सक्लूडेड लॉसेस होते हैं, मीन कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं और कौन कौन से एक्सक्लूडेड होते हैं वो सभी इसमें मेंशन किए जाते हैं। बट द इंश्योरर शैल नॉट बी लाइबल फॉर द लॉस विच इज़ नॉट बी प्रॉक्सिमेटली कॉजेज बाय द पिल इंश्योर्ड अगेंस्ट। वो कहता है लेकिन जो इंश्योरर होता है वो उनके लिए लाइबल नहीं होता जो उसमें प्रॉक्सिमेटली क्लॉज के अंदर लिखे होते हैं या जो उसमें मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद वो कहता है इन पर्टिकुलर्स हम देखें तो जो कहता है इंश्योरर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ द एश्योर्ड। वो कहता है जो इंश्योरर होता है वो अगर आपका कोई भी मिसकंडक्ट होता है उसके लिए कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस के लिए लाइबल नहीं होता। बट द इंश्योरर इज़ लाइबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉक्सिमेटली क्लोज फॉर द पर्ल इंश्योर अगेन द हैपन ड्यू टू द मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और द क्रू। वो कहता है अगर आपके मास्टर ऑफ द क्रू ने कोई मिस्टेक कर दी है, मिसकंडक्ट किया है, नेग्लिजेंस बरती है और उसकी वजह से कुछ भी अगेंस्ट हो गया है, हैपन हो गया, कुछ भी घटना घटित हो गई है, तो उस केस में आपका अप्रॉक्सीमेटली क्लोज बनता है और उसमें जो आपका इंश्योरर होता है वो लाइबल हो जाता है उस लॉस को पूरा करने के लिए। एंड द इंश्योरर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस प्रॉक्सिमेटली क्लॉज बाय डिले ऑल्दो द डिले वॉज ड्यू टू द एंकर्ड इंश्योर्ड पर्ल। वो कहता है अगर आपका जो शिप है वो डिले हो जाता है, पहुंचने में लेट हो जाता है और उस स्थान पर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता, तो उस केस में भी जो इंश्योर्ड पर्सन होता है वो लाइबल नहीं होता उस लॉस को अप्रॉक्सीमेटली क्लोज के अंदर पे करने के लिए। एंड द थर्ड वो कहता है द इंश्योर इज़ नॉट लाइबल फॉर द ऑर्डिनरी वियर एंड टेयर, ऑर्डिनरी लीकेज एंड ब्रेकेज और द फॉर द लॉस अप्रॉक्सीमेटली क्लोज फॉर द रेट और वर्मिन एंड एनी लॉस ऑफ द मशीनरी नॉट अप्रॉक्सीमेटली कॉज बाय द मैरीटाइम पर्ल्स। वो कहता है जो इंश्योर पर्सन होता है, इंश्योर्ड जो होता है वो लाइबल नहीं होता। जैसे मान लो आपकी कोई टूट फूट है जहाज़ में हो जाती है, कोई लीकेज हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है, तो उन सभी कॉजेज़ की वजह से जो आपका नुकसान होता है तो या फिर आपकी जैसे मशीनरी है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, उसकी वजह से कोई लॉस होता है तो वो भी लॉस पे करने के लिए आपका इंश्योर्ड जो होता है वो लाइबल नहीं होता है। उसके बाद वो कहता है पार्शियल एंड द टोटल लॉस एज पर द सेक्शन 56 में वो कहता है लॉस में भी पार्शियल और लॉस ऑफ द टोटल लॉस। वो कहते हैं लॉस टोटल भी दिया जा सकता है और लॉस का एक हिस्सा भी दिया जा सकता है, मीन एक पार्ट सिर्फ दिया जा सकता है। ए लॉस अदर देन द टोटल लॉस इज़ ए पार्शियल लॉस। वो कहता है टोटल लॉस से अलग अगर एक छोटा सा हिस्सा है तो वो उसका हिस्सा मानकर एज अ पार्शियल लॉस माना जाता है। और ये टोटल लॉस में भी आइदर एन एक्चुअल टोटल और द कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। वो कहता है जो आपका लॉस होता है, टोटल लॉस होता है, वो या तो आपका जो एक्चुअल में टोटल लॉस हुआ है वो हो सकता है या फिर जो आपका कंडक्टेड लॉस होता है वो होता है। वो कहता है जर्नली एंड इंश्योर पॉलिसी अगेंस्ट टोटल लॉस इंक्लूड कंस्ट्रक्टेड एज वेल एज द एक्चुअल टोटल लॉस। वो कहता है जो आपका जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें टोटल लॉस जो होता है वो आपका कंस्ट्रक्टेड एज वेल एज द एक्चुअल जो टोटल लॉस होता है उसको माना जाता है। Where a sue is filed by the assured for the total loss and the evidence provides only in a partial loss, he may recover for the partial loss। वो कहता है कि उसको एविडेंस वगैरह देकर अपने लॉस से रिलेटेड या केस फाइल कर कर या एविडेंस देकर अपने उस पार्शियल लॉस को पूरा कर सकता है, रिकवरी कर सकता है अपने पार्शियल लॉस की। वेयर द गुड्स आर टू बी इनकेपेबल और आइडेंटिफिकेशन बाय द रीजन ऑफ obliterations of the marks, it is a partial loss and not the total loss। वो कहता है अगर आपका गुड्स जो हैं वो इनकेपेबल ऑफ द आइडेंटिफिकेशंस बाय द रीज़न ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ मार्क है तो वो कहता है पर्टिकुलर लॉस जो है वो टोटल लॉस जो है वो उसका पूरा किया जाता है। उसके बाद आता है एक्चुअल लॉस, एक्चुअल टोटल लॉस एज पर सेक्शन 57।
where the anchored subject matter is destroyed or damaged on the ease of the times ease of the things of the kind. So कहते हैं किसी भी चीज़ का अगर आपका टोटल सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उस काइंड में आपका इंश्योर्ड जो होता है वो फर्टाइल्स ऑफ द एश्योर्ड होता है, देन इट इज़ एक्चुअल टोटल लॉस माना जाता है। और उस केस में एक्चुअल टोटल लॉस जो होता है, कोई भी नोटिस जो है अबॉन्डमेंट इन नेसेसरी नहीं होता है। व्हेन ए शिप इज़ adventure is missing and not the traceables even after expiry of the reasonable time and the actual total loss is presumed। वो कहता है उस केस में आपका जो एक्चुअल टोटल लॉस है उसी को प्रिज्यूम कर कर उसी के बेसिस पर आपका जो एडवेंचर मिसिंग्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड अगर कोई लॉस है तो उसको फुलफिल किया जाता है एज़ पर सेक्शन 58। उसके बाद आपका आता है बेटा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। ये लॉस के टाइप्स बता रखे हैं, कौन से कंस्ट्रक्टेड होता है, कौन सा पार्शियल होता है, एक्चुअल होता है, टोटल होता है। उसके बाद ये कहता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एज पर सेक्शन 60। वो कहता है देयर इज़ अ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वेयर द सब्जेक्ट मैटर एंकर्ड इन द रीजनेबल्स अबॉन्डमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्चुअल टोटल लॉस अपियरिंग्स टू बी अवॉइडेबल और इट्स कुड नॉट बी preserved from the actual total loss without an expenditure. There is a constructive total loss in a particular where the assured is describable on the possessions of his ships and goods on the pearl insured against, and unlike that they can be recovered the ships and goods and the cost of recovery would be। वो कहता है कंस्ट्रक्टिव लॉस कौन सा होता है, वो कहता है वो लॉस जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है, रीजनेबल अमेंडमेंट्स होते हैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, और वो कहता है वो टोटल लॉस जो होता है अपीयर होता है अनअवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, और इसमें टोटल लॉस जो होता है वो विदाउट एक्सपेंडिचर होता है। उसके अलावा वो कहता है इस लॉस को हम पर्टिकुलर्स इस तरह से देखते हैं। वो कहता है जो एश्योर्ड होता है वो डिप्राइव्ड होता है पोसेशन ऑफ द शिप से, गुड्स से और पर्ल्स जितने भी होते हैं आपके। वो कहता है ही कैन बी रिकवर द शिप्स ऑफ गुड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ रिकवरी रिंग वुड एक्सीड देयर वैल्यू, जो रिकवरी होती है उसकी की वैल्यू से एक्सीड नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ द डैमेज ऑफ द शिप द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द शिप वुड एक्सीड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शिप। वो कहता है जो आपका डैमेज ऑफ द शिप होता है या कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द शिप होती है वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ शिप से ज़्यादा नहीं हो सकती। एंड द केस ऑफ डैमेज ऑफ द गुड्स एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द गुड्स एंड फॉरवर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशंस वुड एक्सीड देयर वैल्यूज़ ऑफ द राइवल्स। वो कहता है जितनी भी आपकी एक्सीडेड वैल्यू होती है वो आपकी राइवल से ज़्यादा होती है, वुड बी एक्सपीड होती है। वो कहता है देयर वैल्यू ऑफ द राइवल्स। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्या होता है एज पर सेक्शन 61। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इज एश्योर्ड में आइदर ट्रीट द लॉस एज द पर्टिकुलर लॉस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, पार्शियल लॉस की तरह ट्रीट करेंगे। एंड जो लॉस होता है एक्चुअल टोटल लॉस होता है वो अबॉन्डिंग द सब्जेक्ट मैटर टू द इंश्योर्ड होता है। उसके अलावा नोटिस टू द अबॉन्डमेंट कैसे दिया जाता है, इफ द एश्योर्ड चूज द अबॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर, अगर चूज़ करता है सब्जेक्ट मैटर को तो ही मस्ट हैव टू बी नोटिस फॉर द अबॉन्डमेंट ऑफ इंश्योरर विदाउट द लॉस विद द ट्रीटेड एज पर्टिकुलर पार्शियल लॉस। फिर वो कहते हैं नोटिस मस्ट गिवन इन द रिटर्न और ऑर्डिनरी और पार्शियल बिहेवियर से देंगे। नोटिस ऑफ अबॉन्डमेंट मस्ट बी गिवन विद द डिलीजेंस आफ्टर द रिसिप्ट्स ऑफ द जो जितने भी उसकी रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉस होती हैं उसको टाइम ऑफ द रीजनेबल टाइम ऑफ द इंक्वायरी उसको देनी होती हैं, कोई भी डाउटफुल इन्फॉर्मेशन उसको नहीं रखनी पड़ती। वो कहता है जब नोटिस ऑफ अमेंडमेंट जो होता है प्रॉपरली गिवन होता है तो इंश्योर्ड कैन नॉट बी प्री जस्टिफाइड द राइट्स ऑफ द एश्योर्ड बाय रिफ्यूजिंग एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी एक्सेप्टेंस ऑफ द अमेंडमेंट्स होते हैं चाहे वो आपके एक्सप्रेस में है चाहे इम्प्लाइड में है, वो कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं। मेयर द साइलेंस वगैरह भी आपका आफ्टर द नोटिस जो नोट एक्सेप्टेबल होते हैं। वेयर नोटिस अबॉन्डमेंट जो होता है वो आपका एक्सेप्टेबल होता है, रिवोकेबल नहीं होता है। नोटिस ऑफ अबॉन्डमेंट जो होता है वो अननेसेसरी होता है। द टाइम्स ऑफ एश्योर्ड जो होता है उसको रिवाइज किया जाता है इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉस को। देयर वुड बी नो पॉसिबल बेनिफिट्स जितने भी होते हैं नोटिस वर गिवन टू हिम, उसको नोटिस दिया जाता है। नोटिस ऑफ अबॉन्डमेंट में बी वेव्ड बाय द इंश्योरर्स एंड इन केस ऑफ द अगर री इंश्योरेंस की बात आती है तो देर इज़ नो नीड ऑफ नोटिस की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा इफेक्ट्स ऑफ द अमेंडमेंट्स एज पर सेक्शन 63 में वो कहता है जब भी आपका वैलिड अमेंडमेंट होता है डन किया जाता है उसमें ओवर द इंटरेस्ट और द एश्योर्ड टू रिमेन द सब्जेक्ट मैटर्स एंड इन केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द शिप द इंश्योरर इज एंटाइटल टू रिसीव द जो आपका फ्राइट एंड एंकर्ड होता है या जो भी आपने अपनी वैल्यू जो है डिडक्टिंग की है एक्सप्रेस की है उसको भी आप इसमें से डिडक्ट कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट होता है। ये था बेटा आज का आपका टॉपिक, इसको यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। ओके गुड बाय।